अगर पूछा जाए कि इंडिया की क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन सी कंट्री है, रशिया या यूएस, लगभग सभी का आंसर होगा रशिया। बट यही पुरानी दोस्ती आज टूटने की कगार में है, क्योंकि रशिया ने तो जहां पर इंडिया एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, इन तीनों कंट्री के साथ मिलकर यही ऑर्गेनाइजेशन को वो नेटो का एक लेवल चिपका दिया। रशिया जो क्रूड ऑयल एक डिस्काउंट रेट में इंडिया को प्रोवाइड कर रहा था, यही क्रूड ऑयल को आज वो देना बंद करने वाला है, क्योंकि उसके पास क्रूड ऑयल नहीं है। नहीं, उसके पास बहुत क्रूड ऑयल है और यही क्रूड ऑयल को वो एक डिस्काउंट प्राइस में उसके और एक फ्रेंड मतलब चाइना को प्रोवाइड करने वाला है। उसके साथ साथ इंडिया ने जो अपनी खुद की करेंसी को मतलब आईएनआर को पावरफुल बनाने के लिए रशिया के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था ट्रेड करने के लिए, जो वो आईएनआर को यूज करने वाले थे, यही कॉन्ट्रैक्ट को वो तोड़ दिया। रशिया की यही दोगलापन की आदत आज से नहीं, बहुत साल पहले से ही है। जैसे कि 2016 में जहां पर अमृतसर में एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, इंडिया ने पाकिस्तान को टेररिस्ट बनाने की एक फैक्ट्री का क्रेडिट देने वाला था, यही बात से रशिया ने एग्री नहीं किया। रशिया की यही पहली साजिश नहीं था इंडिया के ऊपर। अगर हिस्ट्री को गौर से देखा जाता है तो 1962 में क्यूबन क्राइसिस चल रहा था रशिया में, और दूसरी ओर चाइना और इंडिया के बीच इंडो चाइना वॉर भी चल रहा था। तो रशिया को मदद करने के लिए चाइना ने बहुत फंड भेजा यही क्यूबन क्राइसिस को टैकल करने के लिए। रशिया यही कर्ज को उतारने के लिए कुछ स्टेप्स लिया, जैसे रशिया जो इंडिया को MiG-21 फाइटर जेट डिलीवर करने वाला था, इसे डिलीवर करने की जो डेट था इसे पोस्टपोन कर दिया, ये सोचकर कि इंडिया एक वार हार जाएगा। और बेसिकली हुआ भी ऐसा, इंडिया एक वार हार गया। रशिया एंड चाइना के बीच जो रिलेशनशिप था यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन पानी तो तब सर के ऊपर से बहने लगा जब रशिया ने पाकिस्तानी आर्मी को $2 बिलियन का फंड किया। उसके साथ साथ रशियन आर्मी ने मिलकर पाकिस्तानी आर्मी के साथ ट्रेनिंग भी किया। अगर गौर से देखा जाए अपकमिंग 20 या 30 इयर्स में चाइना एंड इंडिया मिलकर पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग मार्केट को 50% से भी ज्यादा रूल करेगा। रशिया अगर अपनी फाइनेंशियल स्थिति को ग्रोथ में लाने के लिए चाइनीज को सपोर्ट करता है, चाइना को सपोर्ट करता है, लेकिन यही सेम टू सेम पोटेंशियल इंडिया के अंदर भी आ, ये बात चाइना भी मानता है। लेकिन यही असली वजह नहीं है यही फ्रेंडशिप को तोड़ने की। इसकी मेन वजह है इंडिया की जो न्यूट्रल रहने वाली एटीट्यूड। इसके लिए बेसिकली एक कंट्री की असली काम होता है अपनी पॉपुलेशन को एक सेफ्टी देना, और इंडिया अपनी न्यूट्रल रहने वाली एटीट्यूड की मदद से यही काम को सक्सेसफुली रन कर रहा है। और इंडिया की ट्रेड करने की हिस्ट्री को देखा जाए तो हम ये समझ सकते हैं कि इंडिया की ट्रेड करने की जो तरीका है वो फैला हुआ है, मतलब डाइवर्सिफाई है। वो किसी भी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करता। चाइना रशिया से भारी मात्रा में ट्रेड करता है, इंडिया से कई गुना ज्यादा। दूसरी ओर रशिया भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि रशिया की जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है उसे 45 से लेकर 50% तक डोमिनेट करता है चाइनीज प्रोडक्ट्स, चाइनीज कंपनीज। अगर देखा जाए चाइना एक इकोनॉमिकल स्टेबल कंट्री होने के साथ साथ एक पावरफुल कंट्री भी है इंडिया के मुकाबले। और रही बात इंडिया की न्यूट्रल रहने वाली एटीट्यूड की, इस वजह से इंडिया कभी भी रशिया को फुल तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकता डायरेक्टली, लेकिन चाइना ये कर सकता। सब कुछ देखकर इंडिया हाथ में हाथ रख के बैठने वालों में से नहीं था। इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिया, जैसे इंडिया रशिया के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए अपनी आर्मी इक्विपमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है इसे पूरा करने के लिए फ्रांस के ऊपर झुक रहा है। मतलब फ्रांस के साथ अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने में वो फुल फोकस के साथ काम भी कर रहा है। 2011 में यूएस आर्म फोर्स ने ओसामा बिन लादेन को इनकाउंटर करने के बाद पाकिस्तान को फूटी कौड़ी भी फंड नहीं किया। यही फंड की जो डायरेक्शन वो इंडिया में मोड़ने वाला है यूएस है, क्योंकि यूएस ने इंडिया को $50 मिलियन का एक डेब्ट भी प्रोवाइड कर दिया है, और इसीलिए इंडिया सिर्फ 5 साल में $6 बिलियन अपनी आर्मी में इन्वेस्ट कर दिया है, इंडियन आर्मी को और भी स्ट्रॉन्ग और भी पावरफुल बनाने के लिए। और इंडिया रशिया को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बेंगलुरु में यूएस आर्मी के साथ मिलकर ट्रेनिंग भी किया। उसके साथ साथ बे ऑफ बंगाल में यूएस नेवी के साथ मिलकर इंडियन नेवी ने वार ड्रिल्स भी किया। यूएस जो कंट्री किसी का भी सगा भाई नहीं है, वही कंट्री इंडियन ओशन में अपनी कंट्रोल जमाने के लिए इंडिया को नेटो का मेंबरशिप होने के लिए न्योता भी भेज दिया है। बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जहां पर लगभग सभी कंट्रीज खुद की फाइनेंशियल स्थिति को, खुद की स्थिति को ठीक करने के लिए फुल फोकस के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया, वहां पर दुनिया के सामने 2 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज उभर के आ रहा था। फर्स्ट यूएस और दूसरा था सोवियत यूनियन। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर सोवियत यूनियन टूट गया। यूएस यही अपॉर्चुनिटी का फायदा लेकर पूरी दुनिया को एक यूनिपोलर सिस्टम में लॉक कर दिया। लेकिन यूक्रेन रशिया वॉर, जिसे कोल्ड वॉर 2.0 भी कहा जाता है, क्या ये पूरी दुनिया को यूनिपोलर से हटाकर एक मल्टीपोलर बना सकता है? आपको क्या लगता है? आप कमेंट में बताइए। पूरी दुनिया 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ब्रिक्स, RIC, दूसरी ओर नेटो और क्वाड। जहां पर कोल्ड वॉर पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हिला दिया था, वहां पर यही कोल्ड वॉर 2.0 मतलब रशिया यूक्रेन और पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को एक नया मोड़ दे सकता है या नहीं? इस क्वेश्चन की जवाब कोई दे या ना दे, हमें वक्त हमें जरूर दे देगा। इस वीडियो से आपको अगर कुछ वैल्यू मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, फोकस ऑन सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास वाले बेल आइकन को ऑन कर दीजिए आने वाले वीडियोस को देखने के लिए। चलिए आपसे मुलाकात होती है किसी और एक नए वीडियो में। ऑलवेज बी हंग्री फॉर नॉलेज। जय हिंद।